गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने बीएड द्वितीय वर्ष का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो कल वाली वीडियो के अंदर अपने इसके अंदर जो है प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका अध्ययन शुरू किया था। तो प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ परिभाषा हमने कल देखी थी और इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का जो महत्व है उसका अपने डिस्कस कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स के अपने डिस्कस कर लिए थे, कुछ रह गए थे जो अपने आज डिस्कस करेंगे। तो आज अपना जो है प्रकरण प्राकृतिक संसाधन ही है पर्यावरण शिक्षा का। तो इसके अंदर अर्थ परिभाषा आपको कल मैंने बताई दी थी, आपने देख लिया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, हमारे को प्रकृति से मिलते हैं और इनका जो है कोई भी मूल्य हमें नहीं चुकाना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो फिर प्राकृतिक संसाधनों का महत्व की बात आपने कल शुरू की थी कि प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर, इनका क्या रोल है, क्या क्या महत्व है। तो उसके अंदर अपने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि प्राकृतिक संसाधन जो है इसका मनुष्य के लिए भी महत्व है और मनुष्य के अलावा जो राष्ट्र है या देश है जिसमें हम निवास करते हैं उस देश या राष्ट्र के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर अपने इसका महत्व कल लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समान है वो जो प्राकृतिक संसाधन है वो दिलाते हैं। तो महत्व के अंदर अपने 5 पॉइंट कल कर लिए थे। पहला तो अपने कैसा मानव जीवन का आधार होते हैं प्राकृतिक संसाधन। दूसरा पॉइंट अपने इसके अंदर डिस्कस कर लिया था आर्थिक विकास का आधार होते हैं प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश की या राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है उसका आर्थिक विकास की जो दर है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राकृतिक संसाधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या था, उच्च जीवन स्तर जो लोग हैं निवास करते हैं देश के अंदर उनका जो जीवन स्तर है, लाइफस्टाइल है, वो जो है उच्च स्तर का होगा या निम्न स्तर का होगा, मध्यम स्तर का होगा, यह भी प्राकृतिक संसाधनों से निर्भर होता है या प्राकृतिक संसाधनों से डिसाइड हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो लोगों के जीवन स्तर पर भी सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद अगला चौथा पॉइंट हमने किया था कि शारीरिक विकास का आधार। शारीरिक विकास का आधार भी प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं, क्योंकि वायु जो है और वनस्पति है, जल है, ये जो है खनिज तत्व है जो मृदा से अपने को प्राप्त होते हैं कुछ। तो ये सारी चीजें जो है शरीर के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। तो शारीरिक विकास जो है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये अपने कल डिस्कस कर लिया था। 5वां पॉइंट हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का अधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्राकृतिक संसाधन है वो किसी भी देश को मान सम्मान दिलाते हैं, इसकी अपने कल बात की थी लास्ट में। तो इसका उदाहरण आपको मैंने बताया था कि जैसे अर्बन कंट्रीज हैं, ठीक है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, इनके अंदर तेल के कुएं हैं, जो है तेल के बहुत ही ज़्यादा भंडार हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जो है जमीन से निकलने वाला प्राकृतिक संसाधन ही है और ये जो है तेल है इसके विशाल भंडार है इन देशों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है इसी के कारण ये जो देश हैं ईरान, इराक या कुवैत है जो भी, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान मिलते हैं, क्योंकि सभी जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, चीन है या विकासशील देश भी जो है जैसे भारत है, इन सबकी निगाहें इन देशों में रहती हैं कच्चे तेल के लिए, क्योंकि ये देश जो है कच्चे तेल की रोटी पर निर्भर है, इसलिए उनको जो है सम्मान की दृष्टि से सभी देश देखते हैं।
ये 5 पॉइंट अपने कल डिस्कस कर लिए थे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के अंदर। तो अगला छठा पॉइंट है सामाजिक विकास का आधार। प्राकृतिक संसाधनों के महत्व में जो है अगला पॉइंट है सामाजिक विकास का आधार। तो सामाजिक विकास का जो आधार है ये भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब सामाजिक विकास क्या होता है? किसी भी देश का जो है विकास, जैसे आर्थिक विकास जिसको अपने कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही सामाजिक विकास होता है किसी भी देश का। समाज जो अपने यहाँ निवास करते हैं उस आसपास के जो लोग हैं अपने वो मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। तो सामाजिक विकास मतलब समाज के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, समाज की जो गतिविधियां हैं उनका विकास, जिसमें धार्मिक गतिविधियां भी आ जाती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां भी आ जाती हैं। तो वो जो सामाजिक विकास है उसको कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन जो है प्रभावित करते हैं और उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सामाजिक विकास जो है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समाज का, अगर वहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छे से उपलब्ध है तो अच्छे से होगा सामाजिक विकास समाज का। अगर प्राकृतिक संसाधनों की कमी है किसी भी देश राष्ट्र में या किसी भी स्थान विशेष में, तो वहाँ का जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, उसका आर्थिक विकास भी उतना अच्छे से नहीं होगा और सामाजिक विकास भी उनका उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। संपन्न समाज में जो है लोग, उनका जो है सामाजिक स्तर उच्च होगा। अगर संपन्न दृष्टि वाले लोग हैं, मतलब आर्थिक विकास अच्छा हुआ है लोगों का, तो वो जो है सामाजिक दृष्टि से भी संपन्न होंगे। उनमें दया की भावना हो सकती है, मैत्री की भावना, सहयोग की भावना। अगर आर्थिक विकास अच्छा ही नहीं है, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, रोगों से लड़ रहे हैं, तो फिर उनका सामाजिक विकास भी अच्छे से नहीं हो सकता। तो आर्थिक विकास अच्छा प्राकृतिक संसाधनों से होगा और आर्थिक विकास अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। सामाजिक विकास अच्छा होगा तो उसका मतलब है भी उन लोगों के अंदर जो समाज में लोग रह रहे हैं, परोपकार की भावना तो होगी, दया की भावना होगी, मैत्री की भावना होगी, सहयोग की भावना होगी, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो जो है संपन्न होंगे। तो बात ये है कि अगर प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है, उपलब्ध है, तो जो लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उनका आर्थिक विकास होगा, वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे, उनका जीवन स्तर उच्च स्तर का होगा, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, उनका खान पान अच्छा होगा, वो कुपोषण से ग्रसित नहीं होंगे। अब कुपोषण से ग्रसित नहीं होंगे, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे, तो फिर वो जो है उनके अंदर दूसरों का सहयोग करने की भावना होगी, ठीक है, परोपकार करने की भावना होगी, दया की भावना उनके अंदर आएगी, तो वो दूसरे लोगों की सहायता करने के अंदर अपनी जो भूमिका निभा सकते हैं। तो किसी भी जो है देश का या समाज का जो सामाजिक विकास है, कहने का मतलब वो तभी अच्छे से हो सकता है जब प्राकृतिक संसाधन अच्छे से उपलब्ध हो। तो प्राकृतिक संसाधन जो है, कहने का मतलब किसी भी देश के लोगों का सामाजिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं या निभाते हैं। तो ये छठा पॉइंट था। इसके बाद है वैज्ञानिक विकास का आधार। जो प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है उसमें क्या पॉइंट है? वैज्ञानिक विकास का आधार। तो वैज्ञानिक विकास का आधार भी प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। तो जो वैज्ञानिक विकास है किसी भी राष्ट्र का या देश का, उसमें भी प्राकृतिक संसाधन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे विद्युत उत्पादन के संदर्भ में अगर अपनी बात करें, विद्युत उत्पादन में बिजली बनाई जाती है, जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं बिजली बनाने के, ठीक है। तो जैसे अपने यहाँ सूरजगढ़ के अंदर भी लगा हुआ है, गंगानगर जिले के अंदर, जिससे थर्मल के अंदर कोयले से बिजली बनती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट जो है अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। तो विद्युत
उत्पादन के संदर्भ में अगर बात करें तो मानव के उच्च जीवन स्तर की आधारशिला है विद्युत उत्पादन। अतः स्पष्ट है कि विद्युत उत्पादन में जल का महत्वपूर्ण स्थान है और विभिन्न नदियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के अंदर जो इसका उपयोग करके बना रहे हैं। तो अब देखो, जो जल है वो प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो है विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। अब जो जल है प्राकृतिक संसाधन, इसका उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। अब बिजली बनाने के जो कारखाने लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार का वैज्ञानिक विकास ही है, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी या विज्ञान की जो टेक्निक है उसी के आधार पर बिजली बनाई जाती है। तो विज्ञान की टेक्निक जो है वो तभी काम करेगी जब वहाँ जल होगा। वैज्ञानिक जो है उन्होंने खोजें करके संयंत्र बना दिए, टेक्निक का यूज करके संयंत्र बना दिए विभिन्न प्रकार के जो जल से बिजली बना सकते हैं। अब वो संयंत्र काम तो तभी करेंगे जब जल होगा, क्योंकि वो संयंत्र जल से बिजली बनाते हैं। जैसे टरबाइन होती है, टरबाइन घूमती है, टरबाइन के ऊपर जल गिराया जाता है तो टरबाइन घूमती है, तो उससे जो यांत्रिक ऊर्जा बनती है, फिर उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है, जनरेटरों के द्वारा। अब जब जल ही नहीं होगा तो टरबाइन को कौन घुमाएगा? टरबाइन को कोई नहीं घुमाएगा तो बिजली कैसे बनेगी? तो वैज्ञानिक विकास का आधार भी कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। तो अब राजस्थान में एक चंबल नदी के जल से नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की स्थापना की गई है। तो चंबल नदी जो है राजस्थान के अंदर बहती है, जो उस चंबल नदी का जो जल है उससे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एक प्लांट लगाया है, एक सेंटर लगाया है बिजली बनाने का, तो उसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है। अब इस जो संयंत्र की स्थापना वो वैज्ञानिक विकास का आधार है, मतलब वैज्ञानिक टेक्निक का आधार है। वैज्ञानिक टेक्निक या वैज्ञानिक विकास के कारण ही ये संयंत्र की स्थापना की गई है। अब इस संयंत्र को चलाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, तो जल प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा वैज्ञानिक जो है विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार करते हैं, प्रयोग करते हैं, या तो पेड़ पौधों पे किए जाते हैं या जीव जंतुओं पे किए जाते हैं। तो पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार की औषधियां भी प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक, उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, कौन कौन से रोगों के उपचार में, तो वो जो है पेड़ों से बहुत सी प्रकार की औषधियां प्राप्त वैज्ञानिक करते हैं। तो जिससे जो है विज्ञान विकास कर रही है। तो कहने का मतलब वैज्ञानिक विकास का आधार पेड़ पौधे भी है, जल भी है। तो पेड़ पौधे जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विकास का आधार भी कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। इसके बाद है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला इनका जो महत्व है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, कल वाली वीडियो के अंदर। तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी है, कपड़ा है और मकान है। तो ये जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो प्राकृतिक संसाधनों से ही मनुष्य करता है। क्योंकि रोटी जो है, ठीक है, एक मूलभूत आवश्यकता जो रोटी है, उस रोटी की जो पूर्ति है वो पेड़ पौधों से होती है। जो भी जो खाद्यान्न है वो वनस्पति या पेड़ों से प्राप्त होता है। तो जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, वो कहने का मतलब वनस्पति से ही प्राप्त होती है। चाहे फल है, चाहे कोई खाद्यान्न है, ठीक है, गेहूं है, चावल है, या कोई फ्रूट है, या कोई सब्जी है, तो जो भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सभी पदार्थ अपने को पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो पेड़ पौधे हैं वो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक संपदा है। तो पहली मूलभूत आवश्यकता जो रोटी है उसकी पूर्ति मनुष्य को जो है पेड़ पौधों से होती है, और कुछ मात्रा में जो मनुष्य ग्रहण करता है पोषक पदार्थ वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो दूसरा है कपड़ा। कपड़ा जो दूसरी मूलभूत आवश्यकता होती है मनुष्य की, उसकी आवश्यकता
की पूर्ति या कपड़े की जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य को वनस्पति से ही होती है या जंतुओं से होती है। तो जैसे कपड़े जो है ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ठीक है, तो जो पहने जाते हैं, तो रेशम जो है ये प्राप्त किया जाता है रेशम कीट से। और रेशम कीट जो है शहतूत के पौधे के ऊपर रहता है, शहतूत के पौधे की पत्तियां खाता है। तो उसकी जो लार से निकलता है पदार्थ, कोकून या पेपर जिसको कहते हैं, तो उसी से बाद में रेशम का धागा तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। तो या ऊनी वस्त्र जो है, ऊनी वस्त्र जैसे ये जो नरमा कपास है, नरमे कपास की जो रुई होती है, उस रुई से जो है बिनोले को अलग करके उस रुई को फैक्ट्रियों के अंदर भेजा जाता है। तो रुई की कटाई करके उससे जो है सूत तैयार किया जाता है और उससे सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और जो जंतु हैं जैसे भेड़ है, ऊंट है, याक है, इनके ऊपर से जो ऊन उतारी जाती है, उस ऊन से ऊनी वस्त्र बनते हैं, ठीक है। तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ये सभी जो है वस्त्र जो है या कपड़े हैं प्राकृतिक संसाधनों से ही मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। अब जो ऊन है वो ऊन अगर ऊंट या भेड़ से या याक से प्राप्त करते हैं मनुष्य, तो वो जो ऊंट है या भेड़ है, याक है, वो जो है भोजन के लिए पेड़ पौधों पे ही निर्भर है। तो मतलब वो भी प्राकृतिक संपदा का ही उपयोग कर रही है और अपने को जो है उत्पाद दे रही है। तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है कपड़े के लिए भी पूर्ण रूप से वनस्पति या पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर होता है। तीसरी मूलभूत आवश्यकता होती है मकान। मकान जो है मनुष्य को मकान बनाने के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए जल की भी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता जल है, तो जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा मनुष्य जो है उसके अंदर फर्नीचर लगाता है, लकड़ी का उपयोग करता है, लकड़ी भी प्राकृतिक संसाधन जो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। मृदा मिट्टी का उपयोग किया जाता है, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो जो उसके अंदर ईंटों का यूज करता है वो भी मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन ही है। तो कुल मिलाकर जितने भी तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन ही है। तो मनुष्य की तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी कपड़ा जो मकान है, इनकी पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों से ही होती है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है। इसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक संरक्षण और विकास। सांस्कृतिक संरक्षण और विकास अगला पॉइंट है महत्व के अंदर। सांस्कृतिक संरक्षण एवं विकास। सांस्कृतिक संरक्षण एवं विकास, ठीक है। तो सांस्कृतिक संरक्षण मतलब जो संस्कृति है अपनी, तो वो जो संस्कृति है इसका जो है संरक्षण और विकास भी प्राकृतिक संसाधनों से ही जो है संभव होता है। बिना प्राकृतिक संसाधनों के अपने संस्कृति का संरक्षण भी अच्छे से नहीं कर सकते और उसका विकास भी अच्छे से नहीं कर सकते। तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो भारतीय जो संस्कृति है वो उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे गंगा नदी जो है, यमुना नदी है, कावेरी है और सरस्वती जो है, इसे हम जो है पवित्र नदियां मानते हैं और इनकी जो है इनके अंदर स्नान करके लोग जो है अपने देह को पवित्र करते हैं और अपने जो पापों को जो है उस नदी के जल में प्रवाह करके पुण्य के भागी बनते हैं। तो ये जो पवित्र नदी है गंगा, जिसके जल की लोग पूजा करते हैं या उसके अंदर स्नान करके जो है अपने शरीर को पवित्र करके भगवान को जो है पूजा अर्चना करते हैं भगवान की। तो यह पवित्र नदी के अंदर जो जल बह रहा है वो प्राकृतिक संसाधन ही है। संस्कृति का संरक्षण हो रहा है एक प्रकार से। इसके अलावा जो संस्कृति के अंदर देवी देवता है जिनकी पूजा की जाती है, उनके अंदर कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनके लिए
जगह जो है इसका संरक्षण किया जा रहा है। ये जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो जो है इसका संरक्षण करते हैं और इसको जो है इसका शिकार करने पे जो है प्रतिबंध लगाया गया इनके कारण। तो प्रकृति का जो है संरक्षण करने का मतलब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है वो होने से संस्कृति का भी संरक्षण हो रहा है। संस्कृति अपनी जो है वो जिंदा है आज प्राकृतिक संसाधनों के कारण। तो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है वो इसका संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन जो है जैसे मृदा है, मिट्टी जो है, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो इससे भी प्रकृति का संरक्षण होता है। लोग जो है मिट्टी जो है उसको पवित्र मान करके कुछ लोग उसकी मूर्तियां भी बनाते हैं। मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती है, पीओपी की मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो जिससे प्रकृति का जो है संरक्षण किया जाता है और संस्कृति का संरक्षण होता है। तो मंदिर है, मंदिरों के अंदर जो है पीपल का पौधा लगाया जाता है। तो पीपल का जो पौधा है उसकी पूजा की जाती है। तो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो उसका संरक्षण हो रहा है, संस्कृति का भी संरक्षण हो रहा है साथ साथ में। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के कारण कहने का मतलब अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण हो रहा है। अब जो लोग हैं पहले पीपल के पौधे को काट देते थे, लेकिन बाद के अंदर वैज्ञानिकों ने यह धारणा पैदा की कि पीपल का जो पौधा है वो जो है भगवान का निवास स्थान होता है, उसके नीचे उसकी पूजा करनी चाहिए। तो उसको मंदिरों में लगाया जाता है, उसकी लोग पूजा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक फैक्ट ये है कि वो जो है ऑक्सीजन दिन में भी देता है, रात को भी देता है। तो इस प्रकार संस्कृति का संरक्षण हो रहा है किसके कारण? पेड़ पौधों के कारण, मतलब प्राकृतिक संसाधनों के कारण। लोग जो है जल चढ़ाते हैं सूर्य को, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, जल चढ़ाया जाता है। जल भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। संस्कृति कैसे संरक्षण होता है? तो ये सांस्कृतिक संरक्षण और विकास है प्राकृतिक संसाधनों के कारण। इसके बाद अगला है औद्योगिक विकास का आधार। महत्व के अंदर अगला पॉइंट है औद्योगिक विकास का आधार। तो औद्योगिक विकास का जो आधार है वो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो औद्योगिक जो विकास है किसी भी देश का, जो उद्योग धंधे हैं वो तभी ज़्यादा जो है विकसित होंगे अगर वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है। अब अपने को पता है कि जो लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, ये सभी जमीन से निकलते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, इनकी खानें होती हैं। ठीक है, अगर ये संसाधन ज़्यादा है प्राकृतिक संसाधन, तो उनको जो है निकालने के लिए जमीन से, खानों से, फिर उनका शुद्धिकरण करने के लिए है ना कारखाने लगाए जाएंगे, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का कार्य होगा। तो मतलब कारखाने जो है उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होंगे। अगर किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है तो वहाँ औद्योगिक विकास भी अधिक नहीं हो सकता है। तो औद्योगिक विकास जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करता है। इसका और उदाहरण जैसे अपने कागज उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग जो वन संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कागज जो पेड़ पौधों से बनाया जाता है, वनस्पति से कागज बनता है। अगर किसी क्षेत्र में वनस्पति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो कागज उद्योग है उसका विकसित होना भी निश्चित है। कागज उद्योग का विकास होगा, वहाँ पे वो फैक्ट्री है जिनके अंदर कागज बनाया जाता है वहाँ पे ज़्यादा विकसित होंगे। तो वनस्पति एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा जैसे कोयला, कोयले के पर्याप्त भंडार है जहाँ पे उसके पास में जो है कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्र जो है वो लगाए जाएंगे। तो औद्योगिक विकास होगा वहाँ पे। जहाँ पे लोहा निकलता है, प्राकृतिक संसाधन है लोहा, तो वहाँ पर लोहे का शुद्धिकरण करने के लिए है ना उससे विभिन्न प्रकार के जो है संयंत्र या मशीनें बनाने के जो उद्योग है वो स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से औद्योगिक विकास जो है उसका जो है सीधा संबंध जो है प्राकृतिक संसाधनों से,
ठीक है। इसके अलावा जो है जल से बिजली बनाई जाती है, जहाँ पे जल के पर्याप्त भंडार है, जल की अधिक मात्रा उपलब्ध है, तो वहाँ पर जल से जो है बिजली उत्पादन के संयंत्र स्थापित किए, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं जल की, उन क्षेत्रों के अंदर, जैसे मैंने चंबल नदी की बात की थी, तो उन क्षेत्रों में वहाँ पर जो है नदियों से जो जल का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। तो ये कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन जो है ये किसी भी देश की या राष्ट्र के जरूरी विकास की दर को भी प्रभावित करते हैं। ये था अपना प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, ठीक है। तो कल अपने प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ परिभाषा पढ़ के कुछ महत्व के टॉपिक पढ़ लिए थे, बाकी अपने आज डिस्कस कर लिए। तो अब अपने प्राकृतिक संसाधन के अंदर 2 पॉइंट हो गए, एक तो अर्थ परिभाषा, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। तो कल अपने इनके अंदर प्राकृतिक संसाधन जो है अलग अलग, जैसे जल है, वनस्पति है, ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इनके अलग अलग सबके पढ़ेंगे, इनके जो है भंडार जो है खत्म क्यों होते जा रहे हैं, इनके नष्ट होने के क्या कारण है और इनको कैसे बचाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसको अच्छे से देख लेना, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो बाकी अपने कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।